हेलो एवरीवन, दिस साइड ओम कपूर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार इस वीडियो में ना हम मिडिल लेयर ऑफ आईबॉल पढ़ेंगे, दैट इज़ यूविया के बारे में पढ़ेंगे, एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे और तुम्हारा उनसे रिलेटेड एनोमलीज पढ़ेंगे। तो यूवियल ट्रैक्ट के या मिडिल लेयर ऑफ आईबॉल के मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि 3 पार्ट होते थे, आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड। ठीक है, और सिलियरी बॉडी के 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, दैट इज स्पार्स प्लाइकेटा और स्पार्स प्लेना। अब देखते हैं, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। एंटीरियर पार्ट क्या होता है यूविया का? एंटीरियर यूविया क्या बोला जाता है? जब आइरिस और स्पार्स प्लाइकेटा को हम टुगेदर बोलते हैं एंटीरियर यूविया। कोई भी इन्फ्लेमेशन इस पार्ट में एंटीरियर यूवियाइटिस बोला जाता है। इंटरमीडिएट पार्ट्स होता है, दैट इज पार्स प्लेना। इंटरमीडिएट पार्ट होता है इन्फ्लेमेशन, इस एरिया में इंटरमीडिएट यूवियाइटिस बोला जाएगा। कोरॉइड हम पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन इस एरिया में बोला जाएगा पोस्टीरियर यूवियाइटिस। आइरिस के बारे में हम पढ़ते हैं। आइरिस क्या होती है? बेसिकली आइरिस एक मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर टिश्यू लेयर होती है जो हमारे प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करती है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट। इसके बाद आइरिस क्या होता है? बेसिकली हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, पिगमेंटेड होती है। ठीक है, मेलानोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। इसका थिकनेस वेरीज करती है। सबसे थिकेस्ट इसके पार्ट को बोलते हैं कोलेरिटी, थिनेस्ट पार्ट बोलते हैं रूट ऑफ आइरिस। रूट ऑफ आइरिस क्या होता है? ऐसा पार्ट जहाँ पे आइरिस सिलियरी बॉडी से अटैच होती है, उस पार्ट को हम रूट ऑफ आइरिस बोलते हैं। या फिर इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं कि कोलेरिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें क्या है, देखिए ये आइरिस की बाउंड्री है, अंदर ये छोटा वाला प्यूपिल है। ठीक है, इसके बीच में ये कोलेरिटी है, मतलब ये है तो आइरिस का ही पार्ट, बट इसके अंदर 2 जोन्स होते हैं। एक होता है सीलियरी जोन ऑफ आइरिस, मतलब कि जो क्या कहते हैं बाहर प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ से सीलिया लगी रहती है ना यहाँ से, तो सीलियरी जोन बोला जाता है, सीलियरी जोन ऑफ आइरिस। ठीक है, और अंदर होता है प्यूपिलरी जोन, तो ये होता है प्यूपिलरी जोन ऑफ आइरिस। तो ये कोलेरिटी क्या होता है? ये बाउंड्री फॉर्म करता है बिटवीन बोथ द जोन्स। ठीक है, तो ये सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है आइरिस का, और जहाँ से सिलियरी बॉडी से जुड़ी होती है ना, वो होता है जो आइरिस सिलियरी बॉडी से जोड़ के रखेगा ना, वो होता है सबसे थिनेस्ट पार्ट, तो रूट ऑफ आइरिस बोलते हैं, जहाँ पे हम साइट ऑफ आयरोडायलिसिस भी बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, आइरिस की 2 मसल्स होती हैं, दैट इज स्फिंक्टर प्यूपिले और डायलेटर प्यूपिले। ठीक है, तो समझते हैं। बेसिकली आइरिस मसल्स जो होती हैं वो 2 होती हैं, एक स्फिंक्टर प्यूपिले और एक होती है डायलेटर प्यूपिले। ठीक है, अब जो स्फिंक्टर प्यूपिले होती है, स्फिंक्टर नाम से समझ आ रहा है, तो स्फिंक्टर प्यूपिले क्या करेगी? कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल कराती है। ठीक है, जिसको हम लोग मायोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, मायोसिस हो गया। ये इसको सप्लाई कौन सी करती है? नर्व सप्लाई इसकी क्या होती है? दैट इज थर्ड नर्व। उसका नाम क्या है? ओक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये कैसे होती है? पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है। ऑक्यूलोमोटर की ना इंफीरियर ब्रांच होती है जो बोलते हैं शॉर्ट सिलियरी नर्व। ये सप्लाई करती है बेसिकली तुम्हारा स्फिंक्टर प्यूपिले को, जिसकी वजह से क्या होता है? मेयोसिस होता है। ठीक है, और प्यूपिल का साइज कंट्रोल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, दैट इज इसी में ये था स्फिंक्टर प्यूपिले के बारे में। अब हम डायलेटर प्यूपिले के बारे में पढ़ते हैं। डायलेटर प्यूपिले क्या कराता है? बेसिकली ये आएगा डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, जिसको हम लोग मिडरियासिस बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपैथेटिक सप्लाईज होती है, मतलब कोई भी सिंपैथेटिक कब एक्टिवेट होता है? कोई भी हम ऐसा फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले जाते हैं तब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो या जैसे ये कंसिडर करिए आपके सामने शेर आ गया, तो आप शेर को देखते तुरंत ही आपकी आंखें डायलेट हो जाती हैं, मतलब कि प्यूपिल डायलेट हो जाता है, तो बेसिकली वो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। ठीक है, ये सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। कंट्रोल कैसे होती है, मतलब कैसे वर्क करता है? तो बेसिकली पहले क्या होता है कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होगा आपका। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो गया। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होते ही क्या होगा कि पहला 1st डिग्री न्यूरॉन जनरेट होगा और वो सप्लाई करेगा स्पाइनल कॉर्ड को।
ठीक है, ये नर्व सप्लाई हो रही कैसे कैसे मतलब आती है, और जिसकी वजह से कि डायलेट होता है हमारा प्यूपिल। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड को भेजे कौन से C8 से T1, यहाँ से सेकेंड डिग्री न्यूरॉन एक्टिवेट होता है जो ट्रैवल करता है। अब ये ना सब पीछे पीछे चल रहा था, ये पोस्टीरियर साइड में सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में चीज़ें चल रही थी। अब हम ये ट्रैवल करते करते ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर आता है। जब ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर आएगा तो ये मतलब बैक ऑफ द बॉडी से ये आगे आएगा, और ये आगे आगे मतलब नेक में रिले करता है, नेक में रिले करता है, ठीक है। नेक इसका रिले सेंटर होता है। नेक बेसिकली कौन सा, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को सप्लाई करेगा, मतलब ठीक है। सेकेंड डिग्री न्यूरॉन आया, पोस्टीरियर टू एंटीरियर आया। अब ये पोस्टीरियर से जब एंटीरियर आता है नेक पे, तो ये क्रॉस करता है, किसको क्रॉस करता है, लंग्स को, ठीक है। तो लंग्स को क्रॉस करते हुए आता है, ठीक है। लंग्स को क्रॉस करते आएगा तो उसकी जो पैरेन्काइमा है ना, लंग्स पैरेन्काइमा को क्रॉस करेगा, ऑब्वियसली क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डैमेज होने का खतरा होता है, मतलब कि अगर लंग पैरेन्काइमा को क्रॉस करते हुए पोस्टीरियर से एंटीरियर आ रहा है, ठीक है, नेक पे जा रहा है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पे जा रहा है, तो बेसिकली ये क्या करता है कि यहाँ पे जब पास होगा ना तो लंग्स पैरेन्काइमा पे इसको डैमेज होने का खतरा है। अगर कोई भी हम ट्यूमर, जो पैनकोस्ट ट्यूमर होता है, इसका पैथोलॉजी क्या होगी कि अगर पैनकोस्ट ट्यूमर है और उसका हम रिमूवल कर रहे हैं, रिसेक्शन कर रहे हैं, पैनकोस्ट ट्यूमर का रिसेक्शन कर रहे हैं, तो ये नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है। नर्व डैमेज का खतरा होता है यहाँ पे, कब, जब, क्योंकि यह पोस्टीरियर टू एंटीरियर आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में, तो वहाँ से ये लंग पे क्रॉस करेगा। लंग क्रॉस करता है तो अगर हम कोई भी किसी को पैनकोस्ट ट्यूमर है तो उसका रिसेक्शन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये खतरा होता है कि ये नर्व डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पैथोलॉजी क्लिनिकल है। अब हम देखते हैं ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पे आ गया। अब सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पे इसने रिले किया, और फिर ये थर्ड डिग्री न्यूरॉन जनरेट होता है जो कहाँ पे लेकर जाएगा, स्मूथ मसल्स ऑफ आई की, आईलिड की स्मूथ मसल पे लेके जाएगा, किसके द्वारा, बाय लॉन्ग सिलियरी नर्व, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था दैट इज पैरासिम्पैथेटिक शॉर्ट सिलियरी नर्व से हो रहा था, ये होता है लॉन्ग सिलियरी नर्व पे, ठीक है। ये लॉन्ग सिलियरी नर्व पे लेके जाता है। तो अगर जैसे, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम देखते हैं, अब मैंने बताया ना कि पैनकोस्ट सिंड्रोम अगर रिसेक्शन करता है नर्व डैमेज हो जाती है, तो नर्व डैमेज होती है तो सिंपैथेटिक सप्लाई हमारी लॉस हो जाएगी, तो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई हो जाएगी अगर पैनकोस्ट सिंड्रोम है, ठीक है। पैनकोस्ट ट्यूमर का रिसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रिसेक्शन निकाल रहे हैं, तो निकालने पे ये नर्व डैमेज होगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आ गया, लॉन्ग सिलियरी नर्व का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। वही सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं यहाँ पे अपने नोट्स में, देखिए, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि स्फिंक्टर प्यूपिल है, डायलेटर प्यूपिल है, स्फिंक्टर प्यूपिल मायोसिस करती है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई और ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, इंफीरियर ब्रांच शॉर्ट सिलियरी नर्व हो गई। डायलेटर प्यूपिल मिड्रियासिस कराती है, सिंपैथेटिक सप्लाई, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा, फर्स्ट न्यूरॉन जनरेट हुआ, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे आ गया, सेकंड न्यूरॉन आ गया, पोस्टीरियर टू एंटीरियर चला गया, नेक पे रिले किया सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में, फिर इसके बाद ये रीच कर जाता है कहाँ पे, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से, ये स्मूथ मसल ऑफ आईलिड, जिसकी वजह से लॉन्ग सिलियरी नर्व से, मतलब वाया लॉन्ग सिलियरी नर्व। और अगर कोई भी रिसेक्शन कर रहे हो पैनकोस्ट ट्यूमर का, तो ये नर्व डैमेज हो जाएगी, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही ये लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई होगी या पैरालिसिस होगा, तो एक सिंड्रोम होता है जिसको हम लोग कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। जो अगर लॉस होगा ना, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई होगी तो पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई हो जाएगी, जिसकी कॉज करेगा हॉर्नर सिंड्रोम। अब हम हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नर सिंड्रोम बहुत पूछा जाता है, जिसको हम लोग ऑक्यूलो सिंपैथेटिक पाल्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्यूलो सिंपैथेटिक पाल्सी बोलते हैं। क्या होता है कि ये इसमें ना, अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया था ना कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और तो इनमें कौन सा लीजन होता है, मतलब क्या क्या हो सकता है इन न्यूरॉन्स में, तीनों जगह पे, कि हॉर्नर सिंड्रोम हो जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले कॉजेज ऑफ
ये पैरालिसिस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई अगर जो हो गई है भाई, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई क्या कॉज करता है, हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है, ऑक्यूलो सिंपैथेटिक सप्लाई 3 साइड्स पे हो सकता है अगर लीजन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पे है, समझ रहे हैं, अगर लीजन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या कहाँ से ला रहा था, ये बगल में देखिए, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सिंपैथेटिक हाइपोथैलेमस से लेके आ रहा था तुम्हारा, कहाँ पे ला रहा था, स्पाइनल कॉर्ड पे, ये था ना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो हाइपोथैलेमस या स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस टू स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी लीजन हो रखा है, कैसे कैसे कौन कौन से लीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ब्रेन स्टेम लीजन हो सकता है, डायबिटिक ऑटोनमिक न्यूरोपैथी हो सकती है, वॉलेनबर्ग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, ये सारे चीज़ें लीजन हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में क्या क्या लीजन हो सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर कहाँ से जा रहा था, स्पाइनल कॉर्ड से तुम्हारा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में जा रहा था, ठीक है, सुपीरियर सर्वाइकल, यहाँ पे हमने बताया था ना पैन कोस्ट रिसेक्शन करते हैं, पैन कोस्ट ट्यूमर का रिसेक्शन, कैरोटिड एंड आयोटिक एनोरिज्म या नेक लीजन कुछ भी हो सकता है, नेक पे ही लेके आ रहा है तो नेक पे लीजन हो सकता है, उसकी वजह से हो जाएगा हॉर्नर सिंड्रोम। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में अगर कोई दिक्कत हो रही है, वो कहाँ से आता है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन टू लॉन्ग सीलियरी नर्व पे लेके आ रहा था ना, स्मूथ मसल ऑफ आईलिड, तो यहाँ पे अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का डाइसेक्शन कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, तो उस इन सब केसेस में ये न्यूरॉन डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, लीजन हो सकता है इनमें। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, फीचर्स में निमोनिक याद करना है, HIM मैपल, ठीक है, हाई मैपल, तो हाई मैपल में H से क्या होगा, हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस, हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस 2 तरीके से हो सकता है, हाइड्रोक्रोमिया का मतलब होता है डिफरेंट कलर ऑफ आइरिडिस, आइरिस के डिफरेंट कलर होना, तो या तो लाइट कलर हो सकता है, मतलब लाइटर आई हो सकती है, मतलब बाहर से जो ब्लैक पोर्शन है वो बाहर से दिखेगा कि वो लाइट है, या तो हो सकता है हाइपरक्रोमिक, डार्क आई दिख सकती है, बहुत ज़्यादा डार्क। ये जो हाइपोक्रोमिक होता है ना वो बेसिकली हॉर्नर सिंड्रोम में आता है, कंजेनाइटल हॉर्नर जब होता है ना तब उस केस में ये हाइपोक्रोमिक होता है, लाइटर आई होता है, बट हाइपरक्रोमिक हॉर्नर सिंड्रोम में नहीं दिखता है, वो लेटानोप्रोस्ट जो एंटी ग्लूकोमा ड्रग होती है उसकी वजह से हो सकता है, या स्क्लेरोसिस बल्बे की वजह से हो सकता है, स्क्लेरोसिस बल्बे में हो सकता है हाइपरक्रोमिक, डार्क आई हो जाती है। आई से क्या था, इंफीरियर आईलिड एलिवेशन हो जाती है, इंफीरियर आईलिड एलिवेशन, ठीक है, ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ टार्सल मसल्स, जो टार्सल मसल्स होती हैं उनमें पैरालिसिस हो जाती है जिसकी वजह से इंफीरियर आईलिड एलिवेशन हो जाती है। एम से मायोसिस हो सकता है, मायोसिस हो जाएगा, क्यों मायोसिस क्यों होता था, क्योंकि डायलेक्टर प्यूपिल में पैरालिसिस हो जाएगा जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिल होगा, तो कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिल क्या कराती है, मायोसिस ही कराती है, मिडरियासिस नहीं हो पाएगा। ए से क्या, अनहाइड्रोसिस होते हैं, एब्सेंस ऑफ इप्सीलेटरल स्वेटिंग, एक साइड की स्वेटिंग का लॉस हो जाएगा। पी से पटोसिस हो जाएगा, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर टार्सल मसल्स या म्यूलियर्स मसल्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जैसे आई से इंफीरियर आईलिड एलिवेशन था और पी से पटोसिस था, तो ऊपर वाली जो मतलब आईलिड है ना उसका ड्रॉप हो जाएगा और नीचे वाले आईलिड का, दैट इज इंफीरियर आईलिड का एलिवेशन हो जाएगा। और इंफीरियर आईलिड किसकी वजह से हो सकता था, पैरालिसिस ऑफ टार्सल मसल्स, मतलब इंफीरियर टार्सल मसल्स, और यहाँ पे ये है क्योंकि पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर टार्सल मसल हो जाता है, ठीक है, म्यूलियर्स मसल्स। इसके बाद यहाँ पे एल से क्या है, लॉस ऑफ क्या कहते हैं, सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स में लॉस हो जाता है। ई से एनऑप्थाल्मोस होता है, एनऑप्थाल्मोस क्या होता है, बेसिकली सनकन आई, मतलब आई बहुत छोटी सी हो गई है, बिल्कुल पिचक गई है, क्यों, क्योंकि ऊपर से भी क्या कहते हैं पटोसिस हो रखा है और नीचे से भी वो इंफीरियर आईलिड एलिवेट हो रखी है जिसकी वजह से आई बॉल का जो है ना सनकन अपीयरेंस दिखता है, सनकन अपीयरेंस ऑफ आई बॉल दिखती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हॉर्नर सिंड्रोम के इन्हें क्लिनिकल फीचर्स पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं इनकी डायग्नोस कैसे करते हैं। तो डायग्नोस करते हैं तो पहले हम डिटेक्ट करेंगे कि जो हम आइज देख रहे हैं उसमें हॉर्नर सिंड्रोम है कि नहीं, तो पहले हम डिटेक्शन करेंगे, फिर हम लोकलाइज करेंगे कौन से न्यूरॉन और कौन सा मतलब किस पार्ट में डिफेक्ट है, मतलब कौन से न्यूरॉन में बेसिकली डिफेक्ट है कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में डिफेक्ट है, तो वो हम लोकलाइज करेंगे। तो पहले हम डिटेक्ट करते हैं कि डिटेक्ट की हॉर्नर सिंड्रोम डिटेक्ट करते हैं, तो उसमें हम 2 टेस्ट यूज़ करते हैं, कोकेन टेस्ट और एक एप्राक्लोनिडिन टेस्ट। कोकेन टेस्ट में क्या करते हैं, हम कोकेन जो होता है ना आई में डालते हैं, तो कोकेन क्या कराता है कि वो ब्लॉक कर देता है नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स का, मतलब कि नॉरएपिनेफ्रिन क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो क्या कहते हैं न्यूरॉन्स या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या क्लेफ्ट में पाया जाता है जिसकी वजह से एक्साइटेशन होता है। तो क्या होता है कि कोकेन इसका ब्लॉक कर देता है, मतलब रिएप्टेक ब्लॉक कर देता है। तो अगर नॉरएपिनेफ्रिन होगा, मतलब सोचिए अगर नॉरएपिनेफ्रिन कहीं प्रेजेंट है, ठीक है, क्लेफ्ट में, जैसे मान लीजिए ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पे
ये न्यूरॉन है, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने रीअपटेक इसका ब्लॉक कर दिया, रीअपटेक ब्लॉक, तो जिसकी वजह से क्लेफ्ट में नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाएगा अगर प्रेजेंट होगा तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो नॉरएपिनेफ्रिन प्रेजेंट ही ना हो, या तो नॉरएपिनेफ्रिन का क्लेफ्ट में बढ़ जाएगा। दो चीज़ होंगी, रीअपटेक तो बंद हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ 10, अगर दो चीज़ हो सकती है, नॉरएपिनेफ्रिन क्लेफ्ट में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल का डायलेशन होगा, जो नॉर्मल प्यूपिल होती है। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन होता ही नहीं है, नो नॉरएपिनेफ्रिन इन द क्लेफ्ट, तो डायलेशन हो गई ही नहीं, तो हॉर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक है, समझ आ गया। हॉर्नर सिंड्रोम अगर पता कैसे चलेगा, कोकेन टेस्ट में रीअपटेक ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से डायलेशन नहीं हो पाया क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन क्लेफ्ट में था नहीं। अगर डायलेशन हो गया तो प्यूपिल नॉर्मल है। तो यार अब हम ना पढ़ते हैं, दैट इज़ एप्राक्लोनिडिन टेस्ट, जो दूसरा टेस्ट होता है 1% एप्राक्लोनिडिन टेस्ट, जिसमें क्या होता है कि एप्राक्लोनिडिन जो होता है ना वो अल्फा एगोनिस्ट होता है, बेसिकली याद रखना। तो अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, तो 2 अल्फा रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। एप्राक्लोनिडिन की ना एफिनिटी अल्फा 2 के लिए ज़्यादा होती है अल्फा 1 से। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ये क्या करवाता है, अल्फा 2 पे एक्ट करके मियोसिस कराता है। क्यों करवाता है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन, इसको कम कर देता है, इसकी वजह से मियोसिस होता है। अगर नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाता तो मिड्रियासिस होता। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन होता ही नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है अल्फा 1 रिसेप्टर अप रेगुलेशन हो जाता है और मिड्रियासिस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मशरूमिंग ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर हो जाता है। मीन्स रिसेप्टर्स की ना एफिनिटी बढ़ जाती, अल्फा 1 के लिए अल्फा 2 की एक्टिविटी नहीं हो रहा, तो अल्फा 1 बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 के लिए आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे और मिड्रियासिस हो जाएगा, ठीक है। मशरूमिंग ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स हो जाती है, ठीक है। मशरूमिंग का मतलब समझ रहे कि अल्फा 1 का रिसेप्टर्स की एफिनिटी बढ़ जाती है अल्फा 2 के कंपेरेटिव, ये मशरूमिंग बोला जाता है। क्या होता है, मशरूमिंग, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। हमने डिटेक्ट कर लिया कि हमारा हॉर्नर सिंड्रोम है कौन से, कोकेन और एप्राक्लोनिडिन टेस्ट से। अब हम पढ़ते हैं लोकलाइज, मतलब कौन में लीजन है, मतलब कौन से न्यूरॉन में लीजन है उसमें। तो लोकलाइजेशन ऑफ लीजन पढ़ते हैं, वो किससे पढ़ते हैं हम, बाय 1% एम्फीटामिन टेस्ट। ये था एप्राक्लोनिडिन, ये था कोकेन, ये है लोकलाइज करेंगे अब एम्फीटामिन से। एम्फीटामिन क्या प्रमोट करता है कि रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करवाता है, ज़्यादा रिलीज करवाता है। तो अगर जो नॉरएपिनेफ्रिन में रिलीज ज़्यादा कराएगा, अब हमें पता चल गया है कि हॉर्नर सिंड्रोम प्रेजेंट है, तो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज करवा दिया एम्फीटामिन में, जिसकी वजह से क्या होगा, दो चीज़ हो सकती है, प्यूपिल डायलेट कर सकता है या कोई डायलेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर डायलेशन हो रहा है, मतलब कि हॉर्नर सिंड्रोम तो कंफर्म है, बट अगर डायलेशन हो रहा है प्यूपिल का तब भी, मतलब कि क्या कहते हैं, एम्फीटामिन डालने के बाद भी, तो दो चीज़ में डिफेक्ट आ सकता है। या तो डायलेशन होने के बाद सेंट्रल पाथवे में डिफेक्ट होगा, मतलब सेंट्रल हॉर्नर सिंड्रोम है, या तो प्री गैंग्लियोनिक पाथवे में डिफेक्ट होगा कि प्री गैंग्लियोनिक हॉर्नर सिंड्रोम होगा। हमें कंफर्म हो गया कि हॉर्नर सिंड्रोम है, अब हम लीजन डिटेक्ट कर रहे हैं ना, लीजन को लोकलाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली लीजन को लोकलाइज करने के लिए हम एम्फीटामिन यूज़ किया। अब हमें पता है कि बेसिकली कि अगर पोस्ट साइनेप्टिक में पाथवे में डिफेक्ट होगा तो बाद में जाके वो क्या कहते हैं, डायलेट नहीं करेगा, मतलब मिड्रियासिस नहीं करेगा प्यूपिल का। तो हम इसमें चेक करते हैं कि प्यूपिल का डायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डायलेशन चेक करने के लिए अगर डायलेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि सेंट्रल पाथवे में डिफेक्ट है, क्योंकि नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ठीक है। और या तो प्री गैंग्लियोनिक पाथवे में डिफेक्ट है, बट अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक में डिफेक्ट है तो डायलेशन नहीं होगा, समझ आया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम कॉजेस पढ़ते हैं कि मियोसिस और मिड्रियासिस के क्या क्या अदर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मियोसिस या मिड्रियासिस होता है। तो कॉजेज ऑफ मियोसिस क्या हो सकते हैं कि निमोनिक से याद रखना है हमें, दैट इज़ हाई कॉप्स। अब इसका हम देखते हैं कि एच से मियोसिस हमने देखा ही था कि हॉर्नर सिंड्रोम में मिड्रियासिस नहीं, मियोसिस हो रहा था पैरालिसिस ऑफ डायलेटर प्यूपिले की वजह से, और तो हॉर्नर सिंड्रोम हो गया। अब एच से ही पोंटाइन हैमरेज हो गया, तो ये एच हो गया। आई से क्या होता था, आयरोसाइक्लाइटिस। सी से दो चीज़ें होती थी, क्लोनिडीन और कार्बोलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ओ से क्या होता था, दैट इज ओपी ड्रग।
एस से स्लीप याद रखिएगा और सीडेटिव याद रखिएगा, सीडेटिव जैसे कि बार्बिट्यूरेट, और पी से हो गया पैरासिम्पैथेटिक ड्रग जैसे कि पाइलोकार्पिन। तो ये था ना हाई कॉप्स, ठीक है। मियोसिस याद रखिएगा क्या क्या कॉज हैं मियोसिस के। अब मिड्रियासिस के क्या क्या कॉज हैं, मिड्रियासिस को याद करने का ट्रिक क्या है, दैट इज बिग पीपल कैन टेक ऑल मेडिसिन प्राउडली। तो जो बड़ा पीपल है, मिड्रियासिस मतलब बिग पीपल हो गया ना, कैन टेक सारी मेडिसिन प्राउडली ले जाता है, ठीक है। इसका निमोनिक क्या है कि बी से क्या है ब्रेन, ब्रेन में कोई लीजन हो सकता है या बेलाडोना पॉइजनिंग हो सकती है, ब्रेन में वही जब ब्रेन स्टेम लीजन हो सकता है तो ब्रेन में लीजन हो गया। और आपका क्या कहते हैं पी से हो गया फार्माकोलॉजिकल कोई भी एक्शन हो सकता है, जैसे कि एट्रोपिन या सिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स जो होती हैं, वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक ड्रग थी, ठीक है, वो मियोसिस का कॉज था। यहाँ पे सिंपैथेटिक ड्रग है जो मिड्रियासिस का कॉज है। सिंपैथेटिक सप्लाई ना मिड्रियासिस कराती है, आपको पता है मिड्रियासिस क्यों होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर जाता है जिसकी वजह से मिड्रियासिस होता है। सी से क्या क्रेनियल नर्व में कोई थर्ड क्रेनियल नर्व में कोई पाल्सी है, टी से ट्रॉमा है कोई आई को, और ए से क्या एडीज टॉनिक प्यूपिल है, ठीक है, ये याद रखिएगा एडीज टॉनिक प्यूपिल। पी से क्या है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा है, एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा होगा, ठीक है, उस केस में मिड्रियासिस हो सकता है। तो ये सारी कॉजेज है मिड्रियासिस और मियोसिस के, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सिलियरी बॉडी पे। तो सिलियरी बॉडी क्या होती है बेसिकली, ये दूसरा पार्ट था उसका, कोरोइड से पहले सिलियरी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो सिलियरी बॉडी में फंक्शन क्या है सिलियरी बॉडी का, ये क्या करती है एक्वस फ्लूइड बनाती है। मैंने पहले ही बताया कि एक्वस फ्लूइड जो बनाती है वो कौन से बनाती है, सिलियरी बॉडी बनाती है। और कौन से सेल्स बनाते हैं, नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ सिलियरी प्रोसेसेस जो है ना वो बनाते हैं तुम्हारा सिलियरी बॉडी। दूसरा फंक्शन क्या है सिलियरी बॉडी का, एकोमोडेशन करना। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन बेसिकली ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जब हम फार विजन से कोई फार ऑब्जेक्ट से देखते देखते नियर ऑब्जेक्ट को देखने लगते हैं तो वो हमारा एक रिफ्लेक्स जो जनरेट होता है, नियर रिफ्लेक्स, ताकि हम नियर विजन कर पाएँ, ठीक है, नियर एक्विटी को देख पाए, नियर ऑब्जेक्ट को देख पाए, फार ऑब्जेक्ट से नियर ऑब्जेक्ट में स्विच करते हैं तो उसको एकोमोडेशन करते हैं, ठीक है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हमारे सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, पावर ऑफ लेंस बढ़ जाती है, हेल्प टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स को हमको दिखना लगता है, जिसको कहते हैं नियर रिफ्लेक्स। तो चेंजेस टेक्स प्लेस इन आई टू सी द नियर ऑब्जेक्ट, मतलब फार ऑब्जेक्ट से नियर ऑब्जेक्ट देखने में कुछ जो चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें होता है कि सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पावर ऑफ लेंस बढ़ जाती है और हम नियर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं फार ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, तुरंत ही। तो उसको एकोमोडेशन का मैकेनिज्म कहते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है कि पार्स प्लेना जो है ना इसमें, जो कि यहाँ पे क्या होता है कि एवेस्कुलर होता है, ये मैंने बताया था कि एवेस्कुलर स्ट्रक्चर जहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस में कम होता है, मतलब एवेस्कुलर स्ट्रक्चर पूरे मिडिल उसमें सबसे ज़्यादा एवेस्कुलर पार्स प्लेना ही होता है। तो ये बात लिखी है। और ये बेसिकली यहाँ पे ये साइट होता है कि जहाँ से विट्रस कैविटी स्टार्ट होती है, एंट्री इनटू द विट्रस कैविटी में हमारी लग जाती है। ये रिलीज क्या कर रहा था, एक्वस फ्लूइड बना रहा था, विट्रस नहीं बना रहा था सिलियरी बॉडी। इसका पार्स प्लेना वाला एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसका ये शो करता है द साइट ऑफ द एंट्री इनटू द विस्कस कैविटी के अंदर। हम विट्रस कैविटी के अंदर हम इंटर कर चुके हैं कि पार्स प्लेना आ गया, ठीक है। इसके बाद ये आ गया पार्स प्लाकेटा, पार्स प्लेना। अब यहाँ तक जो है ना ये एक्वस होगा, ठीक है, बट इसके बाद अगर हम इधर मूव करने लगेंगे या ये पार्स प्लेना वाला पोर्शन आ गया ना, ये पूरा हो गया तुम्हारा विट्रस कैविटी में आ गए हम, ठीक है, ये विट्रस कैविटी में हम आ गए, इंटर कर गए। कंपोनेंट क्या होते हैं नियर रिफ्लेक्स की, जो मैंने नियर रिफ्लेक्स बताया कि फार विजन से नियर ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो नियर रिफ्लेक्स आएगा। तो कंपोनेंट क्या होता है, एक तो एकोमोडेशन होता है, कन्वर्जेंस होता है और मायोसिस होता है। ये होता है तुम्हारा 3 कंपोनेंट याद रखिएगा जो नियर रिफ्लेक्स के होते हैं। चेंजेस क्या क्या होते हैं एकोमोडेशन से, एकोमोडेशन का मैकेनिज्म पहले एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये नॉर्मल हम फार विजन देख रहे हैं, इसमें क्या होता है सिलियरी जो मसल्स हैं हमारी वो रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, टाइट नहीं हो रखी, रिलैक्स हैं। ये जोन्यूल्स टेंस है, मतलब कि ये टाइटली खिंचे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रखा है, जो पोस्टीरियर पार्ट तो कर्व्ड होता ही है ऑलवेज, बट जो एंटीरियर पार्ट है एंटीरियर वो फ्लैट है, मतलब कि एंटीरियर कर्वेचर ऑफ ये लेंस का जो एंटीरियर कर्वेचर है वो फ्लैट है, ठीक है, ये ज़्यादा कर्व नहीं है, पूरा मतलब ऐसे फ्लैट सा है, ठीक है। जो अगर रेज आई हैं फार विजन में पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रेज आई हैं लेंस पे टकरा के यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है। बट नियर विजन में क्या होता है कि नियर विजन में बेसिकली हम नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो यहाँ पैरेलल नहीं डाइवर्जिंग रेज आती हैं उस ऑब्जेक्ट से, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ये सिलियरी बॉडी होती है, सिलियरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स नहीं पा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो जोन्यूल्स है ना, मतलब पास आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जोन्यूल्स थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ पे जोन्यूल्स रिलैक्स नहीं हो रही, यहाँ पे जोन्यूल्स रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे मोर कर्व्ड बन जाएगा, मतलब एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस कर्व हो जाएगा, पोस्टीरियर टू कर्व थाई एंटीरियर सरफेस भी कर्व हो जाएगा। और
और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हमारा बढ़ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि डायमीटर कम था, यहाँ पे डायमीटर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, तो ये होता है नियर विजन में। अब होता क्या क्या चेंजेस हैं तो याद रखना, इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द लेंस बढ़ गया, लेंस की पावर बढ़ गई, जोन्यूल रिलैक्स हो गए, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। नो चेंज इन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस की पोस्टीरियर सरफेस यहाँ पे भी कर्व था, यहाँ पे भी कर्व है, एंटीरियर्स में ही वो आएगा चेंजेस, ठीक है, ये समझ आ गया। अब एनोमलीज क्या होती है एकोमोडेशन में, तो एक होता है बेसिकली प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया कब होता है, जब हम ये फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसी होती है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, हमारा मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज पे चला जाता है, तो हमारे लेंस की पावर मतलब एकोमोडेशन की इफिशिएंसी कम होने लगती है। तो ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है, पैथोलॉजिकल फिनोमिना नहीं होता है, ये एज के ही साथ होता है, ठीक है, इसलिए फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसी ऑफ एकोमोडेशन, दीज चेंजेस अकर्स अराउंड 40 ईयर्स में दिखता है, ठीक है, एकोमोडेशन यहाँ पे कम हो जाता है। पेशेंट फील डिफिकल्टी नियर विजन में देखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मोबाइल स्क्रीन या न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आएगी। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, हम स्पेक्टिकल्स वियर करते हैं, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स आते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लेंस की पावर बढ़ाते हैं। कॉन्वेक्स ग्लासेस वियर करते हैं, इनमें जो लेंस में होता है तो कॉन्वेक्स ग्लासेस होते हैं, इसमें पावर बढ़ती है। होता क्या है कि हम जैसे जैसे पावर डिपेंड किस पे करती है, एज पे, अगर 40 ईयर्स है तो +1 डायप्टर आएगा, हर सक्सेसिव 5 ईयर्स में 0.5 पावर इसकी डायप्टर चेंज होती रहती है। जैसे 40 में 1 डायप्टर था, 45 में 1.5 हो गया, 50 में 2 हो गया, 55 में +2.5 हो गया, वही सारे 60 में 3। तो जैसे जैसे 5 ईयर्स सक्सेसिव 5 ईयर्स बढ़ रहे हैं तो 0.5 डायप्टर की पावर बढ़ती चली जा रही है। स्पेक्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ स्पेक्टिकल्स 2 तरह के हो सकते हैं, या तो पेशेंट हमारा पहले ही स्पेक्टिकल्स वियर कर रहा है, मतलब बचपन से इसमें आइज़ में दिक्कत है तो वो मायोपिक है, मतलब मायोपिक पेशेंट है, मतलब स्पेक्टिकल्स फॉर फार विजन ऑलरेडी लगा रहा है। तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक बाईफोकल लेंस और प्रोग्रेसिव लेंस। तो बाईफोकल लेंस क्या होता है, जिसमें हम नियर और फार दोनों विजन देख सकते हैं। तो जैसे इसमें होता क्या है कि इसमें भी 2 चीज़ आती हैं, एक डी शेप का बाईफोकल होता है और एग्जीक्यूटिव बाईफोकल आता है। डी शेप के बाईफोकल में क्या होता है कि इसमें फार ऊपर होगा, नियर नीचे रहेगा, मतलब एक डी शेप का नियर बना रहेगा नीचे, ठीक है। बाईफोकल डी शेप में ये सिमलेस ट्रांजिशन प्रेजेंट होता है, मतलब कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन दिखेगा, मतलब कि हम देखेंगे जब स्पेक्स के लेंस को देखेंगे तो लेंस में एक ट्रांजिशन दिखेगा कि अलग से दिखेगा कि नियर का नीचे लगा है, ऊपर का फार का लगा है, तो यहाँ पे सीमलेस ट्रांजिशन प्रेजेंट होगा। जैसे और यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव बाईफोकल में क्या होता है, इसमें पूरा डिवीजन होगा, हाफ डिवीजन होगा, और यहाँ पे प्यूपिल बाइसेक्टेड लाइन भी होगी, मतलब प्यूपिल को बाइसेक्ट करने वाली बीच से लाइन भी जाएगी, तो फार ऊपर और नियर नीचे। ये था एग्जीक्यूटिव बाईफोकल, ठीक है। एक होता है प्रोग्रेसिव बाईफोकल, प्रोग्रेसिव बाईफोकल कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव होता है, ये बाईफोकल हो गया, प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि फार, इंटर्न और नियर, मतलब कि यहाँ पे इंटरमीडिएट विजन का भी होगा ऑप्शन, जैसे कि नियर भी वो देख सकते हैं, इंटरमीडिएट भी देख सकते हैं और फार विजन भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि सीमलेस ट्रांजिशन दिख रहा था ना यहाँ बाईफोकल वाले में डी शेप में, कि अलग से चमक रहा था कि नियर के लिए अलग होगा, फार के लिए अलग होगा। इसमें नहीं होता, यहाँ पे सीमलेस ट्रांजिशन ऑफ द लेंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कॉस्मेटिकली वो नहीं होता, मतलब कि विजिबल नहीं होगा यहाँ पे, समझ आ गया। और एक ये था मायोपिक पेशेंट, मतलब कि पहले से फार विजन में कोई दिक्कत हो रही है, तो इसमें बाईफोकल और प्रोग्रेसिव। अगर किसी को लेंस लगा नहीं और एज के बाद जाके मतलब कि पेशेंट विथ ओनली नियर विजन में ही दिक्कत है तो मोनोफोकल लेंस लगता है। क्या होता है, मोनोफोकल लेंस, जिसमें कि पावर रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ सेंटर तक होती है, पेरिफेरी में नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ सेंटर तक ही रिस्ट्रिक्टेड पावर होती है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन, ये था दूसरा, वो था प्रेस बायोपिया। अब हम देखते हैं स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन, ये क्या होता है, जिसमें होता है कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स की, जो होता है ना सीलियरी मसल्स का, उनका कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है, जिसकी वजह से फार विजन में लॉस हो जाता है। आपने बताया ना कि कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो नियर विजन दिखता है, फार विजन दिखता नहीं है, तो वैसे ही सेम टू सेम कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रहेगा सीलियरी मसल्स में तो फार विजन तो देख नहीं पाएंगे, तो लॉस ऑफ फार विजन हो जाएगा, तो स्यूडोमायोपिया हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या, साइक्लोप्लेजिया, या कहते हैं, या कह लो कि क्या कहते हैं, जो ऐसी ड्रग्स देंगे जो हमारे सीलियरी मसल्स को रिलैक्स कर सकें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं वो, ठीक है। तो मिड्रियाटिक ड्रग या साइक्लोप्लेजिक ड्रग देंगे, जैसे कि एट्रोपिन हो गया, होमाएट्रोपिन हो गया और साइक्लोपेंटोलेट हो गया। तो यार ये आपका ख़त्म होता है यहाँ पे पूरा यूविया वाला पार्ट। आगे हम रेटिना डिस्कस करेंगे, जो इनर मोस्ट पार्ट है, न्यूरोसेंसरी लेयर है। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस।